हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 1 यानी कि पर्सनल टैक्स प्लानिंग का ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो हमारा सेकेंड नंबर का चैप्टर है जो हमें यहाँ पर दिया गया है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टैक्स प्लानिंग, वो आज हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम ये जो हमारा टैक्सेशन है उसमें ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो हमारा चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम क्लियर करने वाले, यानी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हम पूरा सीखने वाले। तो ये जो चैप्टर है उसमें से हमें गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में सम पूछा जाता है एंड थियोरी भी आ सकती है। तो मे भी थियोरी तो नहीं पूछी जा सकती बट सम हमें यहाँ पे 14 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, एंड 14 मार्क्स का सम नहीं पूछा तो यहाँ पर हमें 7 मार्क्स के 2 सम भी पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए सीखते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके, यानी कि इसके नाम जो है उसके नाम पर से हमें पता चलता है कि कोई एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेसिडेंट होता है एंड एक तो नॉन रेसिडेंट होता है। ओके, तो रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर कोई इंडिया में रहता है तो वो रेसिडेंट हुआ, एंड अगर वो इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में रहता है तो वो नॉन रेसिडेंट हुआ। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लिख के समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस वो क्या होता है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे देखना रहेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर हमें इस बुक में 3 टाइप के दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर तीनों लिखेंगे। तो फर्स्ट होता है रेसिडेंट, सेकंड होता है नॉन रेसिडेंट एंड जो थर्ड हमारा होता है वो है डीम्ड रेसिडेंट। ओके, तो ये जो रेसिडेंट के जो यहाँ पर टाइप है उसमें से हमें सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट जो है वही हमें यहाँ पर पढ़ना रहेगा। फिर अगर हम रेसिडेंट की बात करें तो रेसिडेंट में भी अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं। ओके, तो रेसिडेंट तो होता है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट होता है, तो इन दोनों को ही हमें यहाँ पर पढ़ना रहेगा। जो डीम रेसिडेंट है उसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना। देन अगर हम रेसिडेंट की बात करें तो इनमें भी 2 होते हैं, एक तो रेसिडेंट तो होता है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एंड सेकंड यहाँ पर क्या आता है कि रेसिडेंट तो है बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके, तो ये तो हो गई रेसिडेंशियल स्टेटस की बात। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कि रेसिडेंट है या तो फिर नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो उसको हम डिसाइड करेंगे, हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम पूरा लिखेंगे एंड उसके ऊपर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसका जो आंसर आएगा उस पर से हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो अब हम हमारा जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पे पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो फर्स्ट हम इसको समझते हैं कि ये हमारा फॉर्मेट क्या है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे जैसे हमने पहले सेमेस्टर में भी इसके पहले के जो सेमेस्टर्स है उसमें भी पढ़ा था कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे हमें देखना है कि जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में कितने दिन तक रहता है। ओके, तो फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, तो वेदर ही हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ जो प्रीवियस ईयर दिया होता है उसके जो डेज है वही हमें यहाँ पर कंसिडर करने रहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन तक वो इंडिया में रहा है। ओके, तो अगर वो 182 डेज से ज़्यादा दिन अगर इंडिया में रहा है तो हम यहाँ पर यस लिखेंगे, एंड अगर ये 182 डेज से कम यहाँ पे इंडिया में है तो हम यहाँ पर नो लिखेंगे। ओके,
देन उसके और में यहाँ पर आएगा वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन PY, यानी कि ये जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में 60 डेज तक उसने स्टे किया है या नहीं। ओके, तो ये भी हमें सिर्फ हमारा जो प्रीवियस ईयर दिया होता है PY यानी कि प्रीवियस ईयर। ओके, तो प्रीवियस ईयर का हमें ही यहाँ पे देखना है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी डेज है वो 60 डेज या फिर उसके ज़्यादा होने चाहिए, तो 60 डेज कम से कम होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर जो इंडिविजुअल है उसने इंडिया में 60 डेज और 60 डेज से ज़्यादा स्टे किया है तो हम यहाँ पर येस राइट डाउन करेंगे। ओके, एंड अगर 60 डेज से कम डेज है तो हम यहाँ पर नो राइट डाउन करेंगे। एंड यहाँ पर आएगा ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज ड्यूरिंग फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी कि हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है वो हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना, उसके बाद के जो भी ईयर्स है वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे एंड उसको हम कहेंगे हमारा जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होता है वो हमारा वो होता है। ओके, तो एक्सेप्ट हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है उसके बाद के जितने भी ईयर्स होते हैं वही हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने रहेंगे। यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कंसिडर करना नहीं रहेगा। ओके, तो किस में, तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में ही। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस ईयर जो हमारा है उसको छोड़ के बाकी के जितने भी ईयर है उसमें जो इंडिविजुअल है उसने 365 डेज का स्टे किया है कि नहीं इंडिया में, वो हमें यहाँ पर देखना रहेगा। अगर 365 डेज से ज़्यादा उसने स्टे किया है तो हम यहाँ पर येस राइट डाउन करेंगे एंड अगर 365 डेज से कम स्टे किया है तो हम यहाँ पर नो राइट डाउन करेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे हमने जहाँ पे और लिखा है उसके ऊपर यहाँ पे एक कंडीशन है एंड उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन है। ओके, तो अगर इसमें नो आया है तो इन दोनों में येस होना चाहिए। ओके, तो हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे एंड यहाँ पर येस है एंड यहाँ पर नो है तो कोई बात नहीं, एंड यहाँ पे येस है एंड यहाँ पे नो है तो ये सिर्फ नो ही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, तो और के बाद जो दो कंडीशन है वो हमें कंबाइन करके कंसिडर करनी है, तो इन दोनों में येस होना चाहिए एंड अगर हम ये कंसिडर करें तो सिर्फ इसमें ही येस होना चाहिए, तो ही हमारा जो रेसिडेंट है यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट होगा या तो फिर नॉन रेसिडेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर नो आए तो हमारा जो इंडिविजुअल है वो कैसा होगा, तो नॉन रेसिडेंट होगा एंड अगर इनका आंसर येस आए तो इसका आंसर होगा कि हमारा जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है। तो यहाँ पे अगर हमने येस आया है आंसर में एंड इन दोनों में नो आया है, ओके, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा इंडिविजुअल है वो हमारा रेसिडेंट हुआ। ओके, तो ये दोनों जो कंडीशन है, एक तो ये एंड ये दोनों एक ही में आती है। ओके, तो ये एक ही कंडीशन है, तो इन दोनों में से एक कंडीशन में अगर येस हुआ तो हमारा रेसिडेंट होगा एंड नो आया तो मीन्स नॉन रेजिडेंट होगा। ओके, तो ये दोनों कंबाइन है यानी कि दोनों में येस होना चाहिए और दोनों में नो होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा ऐसा कैलकुलेशन होता है। अगर ये हमारा येस में आंसर आया है मतलब कि हमारा जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है। ओके, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इंडिविजुअल जो है वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो अगर इसमें येस आंसर आया है मतलब कि वो जो हमारा इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है। तो अब हम देखेंगे कि वो जो रेसिडेंट है इंडिविजुअल वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या तो फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमने सेकंड जो हमारी कंडीशन है उस पर लिखा है वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 PPY। ओके, यहाँ पर PPY का मतलब होता है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के जितने भी ईयर्स हमें दिए गए हैं उसकी कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें जो प्रीवियस ईयर होता है उसके डेज कैलकुलेशन में नहीं लेने। तो यहाँ पे ये सेकंड जो हमारा कंडीशन है उसके यहाँ पर अगर येस आंसर आया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये जो रेसिडेंट है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है एंड अगर इसमें नो आंसर आया तो मतलब ये जो हमारा रेसिडेंट है वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके, तो जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा उसको छोड़ के बाकी के जितने भी ईयर्स हमें दिए गए होंगे उसके डेज हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे एंड उसका प्लस करेंगे। इसका आंसर अगर येस आया तो ऑर्डिनरी एंड नो आया तो नॉन ऑर्डिनरी होगा। ओके,
तो यह है इसका पूरा फॉर्मेट। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पे जो हमारा सम होगा वो कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई कि जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है या तो फिर नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कि रेसिडेंट है या तो फिर नॉन रेसिडेंट है, एंड ऑर्डिनरी है या फिर नॉन ऑर्डिनरी है। ओके, देन हमें यहाँ पर बुक में दिया हुआ है जो हमारा यहाँ पे लिखा है टैक्स प्लानिंग। ओके, तो यानी कि ये जो इंडिविजुअल है उसकी जो इनकम है उसका यहाँ पर हमें जो टैक्स प्लानिंग है वो भी करना होगा। तो उसका हम टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसकी जो इनकम है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो फर्स्ट हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो इनकम है वो इंडियन इनकम है या तो फिर फॉरेन इनकम है। ओके, तो यहाँ पर इनकम के दो मेन टाइप होते हैं, एक तो इंडियन इनकम होती है एंड सेकंड क्या होती है, तो सेकंड होती है हमारी जो फॉरेन की इनकम होती है वो। तो यहाँ पर दो टाइप होते हैं इनकम के। तो इंडियन इनकम हम किसको बोलते हैं, तो इंडियन इनकम हम बोलते हैं कि जो इंडियन हमारी इंडिया में अकर हुई है उसको भी हम इंडियन इनकम करते हैं। एंड दूसरी जो होती है वो इंडिया में रिसीव्ड हुई होती है। ओके, तो जो भी इनकम इंडिया में रिसीव हुई होती है उसको भी हम इंडियन इनकम बोलेंगे। दैन फॉरेन इनकम हम किसको बोलेंगे, तो फॉरेन इनकम जो हमारे इंडिया में अकर नहीं हुई है इसको, बराबर, तो नॉट अकर्स इन इंडिया। एंड दूसरा हम क्या करेंगे, तो दूसरा आएगा नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, तो नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारी इंडियन इनकम कौन सी होगी, तो जो इंडिया में ही अकर हुई है एंड रिसीव्ड भी हुई इंडिया में। ओके, तो इसको हम बोलेंगे इंडियन इनकम। एंड जो इनकम इंडिया में अकर भी नहीं हुई एंड रिसीव भी नहीं हुई है उसको हम बोलेंगे हमारी जो फॉरेन इनकम है वो। तो ये आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इंडियन इनकम किसे कहते हैं एंड फॉरेन इनकम किसे कहते हैं। तो अब बात आती है हमारी जो इनकम होती है उस पर हम टैक्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया में जो टैक्स कैलकुलेशन करने के स्लैब्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें इंडिया में दो स्लैब्स है, एक तो ओल्ड रेजिम में जो होता है टैक्स का वो, एंड जो न्यू होता है वो, यहाँ पर दो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर सब में हमें कहा गया है कि अगर जो न्यू टैक्स स्लैब्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो टैक्सेबल इनकम होती है वो कैलकुलेशन करें, तो हम जो न्यू स्लैब्स है वो कंसिडर करेंगे। एंड अदरवाइज हमें सब में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इनकम जो है वो कौन से टैक्स स्लैब से हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तो हम ओल्ड स्लैब जो हमारा है वही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों जो स्लैब्स है वो हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ओल्ड है वो क्या है, तो ओल्ड में क्या है कि अप टू ₹2,50,000, यानी कि 2,50,000 रुपीज़ तक यहाँ पर हमारा 0% का टैक्स है। ओके, देन यहाँ पर ₹2,50,000 टू ₹5,00,000, तो 2,50,000 से 5,00,000 तक कितना यहाँ पर टैक्स है, तो 5% टैक्स। देन ₹5,00,000 टू ₹10,00,000। ओके, तो ₹10,00,000 तक कितना है, तो वो है 20%। एंड ₹10,00,000 एंड और मोर, अगर 10,00,000 से यहाँ पर ज़्यादा है तो इसके हम लेंगे 30% का टैक्स। तो ये हो गया हमारा जो ओल्ड टैक्स स्लैब है वो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टैक्स स्लैब। तो अगर सब में बताया है कि न्यू के अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, तो हम न्यू स्लैब जो है वो कंसीडर करेंगे। अदरवाइज नहीं बताया हमें सब में, तो यहाँ पर ये जो ओल्ड हमारा टैक्स स्लैब है वही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ओके, देन अब हम देखते हैं कि हमारा जो न्यू स्लैब है वो क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि न्यू स्लैब, तो न्यू स्लैब में क्या है, तो अप टू ₹2,50,000, तो वो तो हमारा 0% ही है, तो यहाँ पर भी 0% ही रहेगा। देन ₹2,50,000 टू ₹5,00,000, उसमें हमें यहाँ पर दिया है 5%, तो यहाँ पर हम 5% के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। देन यहाँ पर ₹5,00,000 टू ₹7,50,000,
उस पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 10%। देन यहाँ पर ₹7,50,000 टू 10 लाख, तो यहाँ पर 10 लाख एंड यहाँ पर इतना होगा, तो हम यहाँ पर 15% के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। फिर यहाँ पर ₹10 लाख से 12,50,000 रुपीज़, 12,50,000 तक यहाँ पर 20% रहेगा एंड यहाँ पर ₹12,50,000 से 15 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर कितना परसेंट रहेगा, 25%। एंड अगर यहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर लिखेंगे 15 लाख और मोर, तो हम यहाँ पर 30% के अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा हो गया जो हमारा न्यू टैक्स रेजिम यानी कि न्यू टैक्स स्लैब जो है उसका यहाँ पे हमने परसेंटेज लिख दिए। तो ये जो परसेंटेज है वो मेन है, तो मेक श्योर कि आप इसको याद रखिएगा एंड इसमें आपको कोई भी भूल ना हो। तो अगर इसमें आपको भूल हुई तो मैं जो आपका सम कैलकुलेशन करेंगे उसका आंसर भी यहाँ पर गलत आएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा। एंड यहाँ पर हम जब टैक्सेशन यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर देंगे देन उसमें हम प्लस करेंगे हमारा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है फॉर परसेंट वो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने 4%। ओके, इन दोनों में हमें 4% ही यहाँ पर प्लस करना रहेगा क्योंकि हमारा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है वो 4% ही होता है, तो ये हमें लास्ट में प्लस करना रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा जो टैक्स स्लैब है वो। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो टैक्सेबल इनकम है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम, तो कौन सी इनकम कहाँ पर टैक्सेबल होगी एंड कहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको टेबल में कन्वर्ट करके दे रही हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके एंड आप आसानी से इसको याद रख सके, इसीलिए ये हम टेबल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो इंडियन इनकम होती है वो तीनों के लिए टैक्सेबल रहेगी। ओके, तो वो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या तो फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या तो फिर नॉन रेसिडेंट हो, तीनों के लिए ये जो इनकम है इंडियन इनकम वो टैक्सेबल ही रहेगी। तो यहाँ पर तीनों में मैं लिख देती हूँ टैक्सेबल, तो ये आपको याद रहेगा, तो आपको इसे याद रखने में भी आसानी होगी अगर आप इसको टेबल फॉर्म में याद रखेंगे तो। ओके, तो ये तीनों के लिए यहाँ पर टैक्सेबल रहेगी। एंड जो फॉरेन इनकम होती है वो सिर्फ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होती है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टैक्सेबल। एंड नॉन जो रेसिडेंट होता है उसके लिए टैक्सेबल नहीं होती, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नॉट टैक्सेबल। एंड ये जो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है उसके लिए ये टैक्सेबल कब होगी कि जब हमारा जो बिजनेस है वो मैनेज हो रहा है फ्रॉम इंडिया, अगर जो मैनेज बिजनेस है वो इंडिया से मैनेज हो रहा है तो ये टैक्सेबल होगा। एंड अगर जो बिजनेस का सेटअप है वो इंडिया में है, ओके, तो ये टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर ये जो दो कंडीशन है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर जो हमारा बिजनेस है वो इंडिया से मैनेज हो रहा है तो हमारा ये टैक्सेबल होगा फॉरेन इनकम। एंड अगर यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है उसका सेटअप इंडिया में होगा तो इसकी जो फॉरेन इनकम है वो हमारे लिए यहाँ पर टैक्सेबल रहेगी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसको जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपको और भी आसानी से समझ में आएगा एंड आपको और भी समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है एंड कौन सी नॉन टैक्सेबल होती है। तो मेक श्योर कि आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल गया होगा एंड टैक्स स्लैब जो है वो भी आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है एंड यहाँ पे मैंने ये पूरी इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे इसको याद रखने में भी। एंड अगर आपको इसके बाद भी कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।